दोस्तों तो अब हम बात करेंगे C4 पाथवे के बारे में। दोस्तों ये C4 पाथवे की शुरुआत होती है कार्बोक्सिलेशन फेज। जो पहला फेज है यानी कि जो पहली प्रोसेस है, ये जो 3 कार्बन वाला फोस्फोइनोल पायरुवेट है वो एटमॉस्फेयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उसको फिक्स करता है। यानी सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट्स होता है और इधर जो छोटी सी रिएक्शन हो रही है इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम है साइक्लिक एनहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में फिक्स हो गया। अब वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जुड़ता है, यानी कि पेप्टेज एंजाइम के थ्रू 3 कार्बन वाला फोस्फोइनोल पायरुवेट है एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दोस्तों इधर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स जो बन रही है वो 4 कार्बन वाली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रही है। इसलिए ए पाथवे को C4 पाथवे बोलते हैं और इस प्लांट्स को C4 प्लांट्स बोलते हैं। दोस्तों फर्स्ट फेज को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन फेज, यानी कि पेप्टेज एंजाइम ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया। पेप्टेज एंजाइम के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ। मालूम पड़ा दोस्तों? तो फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट फेज कार्बोक्सिलेशन फेज, जिसमें फोस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है पेप्टेज एंजाइम के थ्रू और बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन। अब ये 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है दोस्तों और रिड्यूस होकर मेलेट में कन्वर्ट्स हो जाएगा, यानी कि दूसरा फेज है रिडक्शन फेज। कौन सा फेज? रिडक्शन फेज। यहां NADPH है वो NADP में कन्वर्ट्स हो जाएंगे और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अपनी रिड्यूस फॉर्म में यानी कि मेलेट में कन्वर्ट्स हो जाएंगे या तो मैलिक एसिड में कन्वर्ट्स हो जाएंगे। यानी कि दूसरी फेज जो है वो है रिडक्शन फेज। तो दोस्तों फर्स्ट 2 फेज के बारे में देखा, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन फेज, बाद में रिडक्शन फेज। दोस्तों एक कार्बोक्सिलेशन फेज एंड रिडक्शन फेज जो हो रही है वो मेसोफिल सेल के अंदर हो रही है। कहां पर? मेसोफिल सेल के अंदर। अब इधर जो 4 कार्बन वाला मेलेट मिला वो मेलेट है मेसोफिल सेल में से दोस्तों जाता है बंडल स्थित सेल में। तो 4 कार्बन वाला मेलेट प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मेसोफिल सेल में से जाता है बंडल स्थित सेल। अब दोस्तों बंडल स्थित सेल में मेलेट आ गया यानी कि मैलिक एसिड आ गया, उसका इधर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यानी कि तीसरी फेज डीकार्बोक्सिलेशन। 4 कार्बन वाले मेलेट में से यानी कि मैलिक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और बनता है पायरुवेट। 3 कार्बन वाला पायरुवेट बनता है। बंडल स्थित सेल के अंदर दोस्तों आप देख रहे हो कि 4 कार्बन वाला जो मेलेट है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन फेज होती है और पायरुवेट बनता है। ये जो एक कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों इधर रिमूव हुआ है वो चलेगा C3 साइकिल के अंदर, यानी कि वो C3 साइकिल के अंदर चला जाएगा और वहां से C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो डीकार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस हो रही है ये प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो रही है। 4 कार्बन वाला मेलेट है वो पायरुवेट में कन्वर्ट्स होता है, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, NADP में से NADPH बनता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल के अंदर चला जाता है। ये सारी प्रोसेस हो रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दोस्तों इधर C3 साइकिल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में फिक्स होता है रुबिस्को एंजाइम के थ्रू। हमने देखा C3 साइकिल में RUBP है
वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है रुबिस्को एंजाइम के थ्रू। तो इधर जो फंक्शन कर रहा है वो रुबिस्को एंजाइम। अब ये जो 3 कार्बन वाली पायरुवेट है दोस्तों, वो 3 कार्बन वाली पायरुवेट फिर से बंडल सेल में से मेसोफिल सेल में चली जाती है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू 3 कार्बन वाली पायरुवेट है वो मेसोफिल सेल में चली जाती है, और वो पायरुवेट मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है, चौथा फेज दोस्तों रीजनरेशन फेज। यानी पायरुवेट्स है वो फिर से फोस्फोइनोल पायरुवेट्स में कन्वर्ट्स हो जाता है। इसको दोस्तों बोलते हैं रीजनरेशन फेज। जो चौथा फेज है रीजनरेशन फेज, यानी कि पायरुवेट पीपीडी के एंजाइम की प्रेजेंस में फोस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फोस्फोइनोल पायरुवेट्स में कन्वर्ट्स होता है, यानी कि रीजनरेशन होता है। दोस्तों रीजनरेशन फेज के लिए 2 एटीपी खर्च होंगे, यानी कि एटीपी में से एएमपी बनेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में से एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बनेगा। यानी कि इधर 2 इक्विवेलेंट एटीपी रिक्वायरमेंट्स होंगी, यानी कि खर्च होंगे। तो दोस्तों वैसे C4 पाथवे 4 फेज में चलता है। सबसे पहले 2 फेज मेसोफिल सेल में होता है, कार्बोक्सिलेशन फेज, रिडक्शन फेज। बाद में रिडक्शन फेज के बाद जो मेलेट बना है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडलसिस सेल में जाता है, पर बंडलसिस सेल में डीकार्बोक्सिलेशन फेज होती है। डीकार्बोक्सिलेशन फेज है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, और मेलेट है वो पायरुवेट में कन्वर्ट्स होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, वो C3 साइकिल में चला जाता है। फिर से पायरुवेट है, यानी कि पायरुविक एसिड है, वो बंडलसिस सेल में से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मेसोफिल सेल में चली जाती है, और वहां पर रीजनरेशन फेज होता है, और फोस्फोइनोल पायरुवेट फिर से बन जाता है। ये जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है वो नए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में यूज आता है। अब दोस्तों इधर जो रीजनरेशन फेज चली उसमें 2 एटीपी खर्च हुए। तो सबसे पहले फेज कार्बोक्सिलेशन फेज, ऑक्सैलोएसिटिक तक ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तक कार्बोक्सिलेशन फेज, बाद में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में से मेलेट कन्वर्ट्स होना हो रिडक्शन फेज, बाद में मेलेट में से पायरुवेट बनना और डीकार्बोक्सिलेशन फेज, और पायरुवेट में से फोस्फोइनोल पायरुवेट बनना वो रीजनरेशन फेज। तो दोस्तों कार्बोक्सिलेशन फेज, रिडक्शन फेज ये दोनों चलते हैं मेसोफिल सेल के अंदर। तीसरी फेज डीकार्बोक्सिलेशन फेज वो चलती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और चौथी फेज पायरुवेट में से फोस्फोइनोल पायरुवेट बनते हैं, यानी कि रीजनरेशन फेज, और फिर से चलते हैं मेसोफिल सेल। तो दोस्तों वैसे पूरा C4 पाथवे के दरमियान 2 एटीपी रीजनरेशन फेज में खर्च होते हैं। अब दोस्तों C4 पाथवे में एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 एटीपी खर्च हुए। याद रखना C4 पाथवे में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी खर्च हुए, 2 एटीपी खर्च हुए। और C3 साइकिल के दरमियान एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी और 2 NADPH खर्च हुए। C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी और 2 NADPH खर्च हुए। तो हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं C3 प्लस C4 में, यानी कि C3 और C4 में कितने एटीपी खर्च होता है एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। तो एक CO2 अगर फिक्स होता है तो 3 C3 के 2 C4 के टोटल 5 एटीपी खर्च होते हैं, और इधर 2 NADPH खर्च होते हैं। दोस्तों तो C3 और C4 का अगर टोटल करें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 5 एटीपी और 2 NADPH खर्च होते हैं। बट दोस्तों हमें इधर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, और ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना पड़ेगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स के लिए इतने एटीपी और NADPH,
तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दोस्तों अगर हम 6 CO2 को फिक्स करेंगे तो 30 ATP और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट्स है। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 5 ATP एंड 2 NADPH की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 30 ATP एंड 12 NADPH की रिक्वायरमेंट्स होगी, तभी जाकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनेगा एक। दोस्तों ये पूरा पाथवे रहा C4 पाथवे। कितने ATP खर्च होते हैं वो भी हमने देख लिया C3 और C4 टोटल में। तो दोस्तों याद रखना C4 पाथवे के अंदर एक कौन सा फॉर्म है वो मेसोफिल में से बंडल शीट में जाता है और कौन से फॉर्म में बंडल शीट में से मेसोफिल शीट में जाता है। तो दोस्तों आज इधर तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।